स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द मेंटोर पर। मैं नवाज सर आप सबके लिए फिर एक बार यूपीएससी सिविल सेवा प्रिपरेशन के लिए लेकर के आया हूं आंसर राइटिंग की एक नई राह। क्योंकि अब तक आप इंतजार कर रहे थे कहां से कैसे और कब आंसर राइटिंग की तैयारी करनी है और कैसे उसमें एक बेहतर मार्गदर्शक का रोल हो सकता है। तो आइए देर किस बात की, आज पहले ही वीडियो से हम यहां धमाका करते हैं और आपके दिलों पर ऐसा कब्जा कर लेते हैं कि आपको लगेगा कि आंसर राइटिंग की ऐसी राह कहीं और नहीं दिखाई गई जो नवाज सर दिखा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जीएस पेपर 2 से संबंधित एक क्वेश्चन में लिया हूं जो अक्सर आप पॉलिटी में समझते और पढ़ते हैं। प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान को कभी कभी एकात्मक संविधान की ओर झुका हुआ संविधान कहा जाता है। इस कथन के आलोक में भारतीय संविधान में एकात्मकता वाले प्रावधानों की चर्चा करें। यह है प्रश्न और इसमें मेन पॉइंट है कि वह कौन से प्रोविजन भारतीय संविधान में है जो बताते हैं कि भारत में केंद्र सरकार राज्यों पर ज्यादा प्रभावी है। तो इसमें जब आप उत्तर लिखेंगे ना तो इसका मॉडल क्या होगा आंसर का। भूमिका में आप पहले बताएंगे एकात्मकता के बारे में, फिर संघवाद के बारे में और फिर बताएंगे कि क्यों एकात्मकता की ओर भारत का संविधान झुका हुआ है। जैसे भूमिका की अगर बात करें तो हम लिखेंगे कि भारत का संविधान एकात्मकता की ओर झुका हुआ संविधान है जिसमें राज्यों के बनिस्बत केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। यानी भारत में संघवाद भी है लेकिन संघवाद के साथ ही एकात्मकता है, क्योंकि भारत की एकता अखंडता बनी रहे इसलिए सर्वाधिक शक्तियां केंद्र सरकार को दी गई हैं, इसलिए एकात्मकता के प्रावधान नजर आते हैं। ये हो गया भूमिका। अब मेन बॉडी में आपको डालना है क्या, एकात्मकता वाले प्रावधान। तो वह कौन कौन से ऐसे प्रोविजन है जो बताते हैं कि भारत का जो संविधान है वह सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिक शक्तियां देता है। तो अगर प्रावधानों की बात करें तो मेन बॉडी से यहां पे आइए और यहां सबसे पहले देखिए आपका कुछ पॉइंट है। आर्टिकल 1+2+3 इसके तहत कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा और राज्यों के संघ होने में यह समझौते का परिणाम नहीं है। भारत में जो राज्य है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करके बने हैं और उनका भारत में विलय हो गया है, लेकिन उनको तोड़ मरोड़ करके नाम परिवर्तित करके एक राज्य की दूसरे राज्य की सीमाएं बदल करके नया राज्य बनाया जा सकता है। यानी यह सारा काम केंद्र सरकार के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इस तरह से इस मामले में भी कौन आगे है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे आर्टिकल 33 और 34, ये आपका फंडामेंटल राइट से संबंधित है, लेकिन ये कुछ क्षेत्रों में स्पेशल मार्शल लॉ लगाने का प्रोविजन करता है और उस क्षेत्र को क्या केंद्र सरकार के सशस्त्र बलों के अधीन कर दिया जाता है। तो यह भी क्या है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व देता है। फिर उसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे तो आर्टिकल आपका 356 प्लस 352 यह क्या दिखाता है, आपका राज्य पर केंद्र का प्रभाव दिखाता है कि अगर राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लग जाए तो या आपातकाल लागू हो जाए तो राज्य सूची का जो विषय होता है शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के तहत उसमें राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि एक जो 3 सूचियां हैं आपकी, केंद्रीय सूची प्लस राज्य सूची और प्लस आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों जो है विषय दिए होंगे तो कानून बना सकता है, लेकिन इसमें एक प्रोविजन किया गया है कि राज्य और केंद्र दोनों तो सरकार बना सकते हैं, लेकिन अगर राज्य और केंद्र दोनों के बनाए गए कानून में कोई डिबेट होता है तो मेन पॉइंट क्या आएगा कि राज्य का कानून के ऊपर केंद्र का कानून प्रभावी हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, अगला पॉइंट देखना है। अगला पॉइंट क्या है, आप जानते हो आईएएस और आईपीएस ये 2 पोस्ट हैं।
जो इसके साथ ही जो आईएएस और आईपीएस होते हैं और सेंट्रल सर्विसेज होती हैं, लेकिन इसको नियुक्त कौन करता है? यूपीएससी। इसके सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और आर्टिकल 315 के तहत इसका प्रावधान है। तो आपने क्या देखा, ये होते तो आईएएस पीसीएस सेंट्रल गवर्नमेंट के ही है ना, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट का काम आसान करते हैं, लेकिन इन पर कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। समझ रहे हैं ये पॉइंट? इनमें कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार राज्य सरकार को प्रदान नहीं किया गया है। यह सभी कार्य कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा आर्टिकल 312 के तहत। या आर्टिकल 312 आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप प्रोविजन देखें प्रमुख रूप से, तो एक प्रोविजन आपको मिल गया यहां पे, क्या? आर्टिकल 1, 2, 3, फिर आर्टिकल 33, 34, ये सारे प्रोविजन आपको मिल गए। फिर उसके बाद आपको मिल गया क्या? आर्टिकल 33 और 34 मार्शल लॉ से संबंधित, आर्टिकल 356, 352 केंद्र राज्य, यहां पे क्या था आपका कि केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें मैंने आपको पॉइंट बताया कि राज्य और केंद्र में क्या है, राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो कौन सा कानून माना जाएगा? तो भारतीय संविधान प्रावधान करता है कि समवर्ती सूची पर अगर कानून बनाया गया है और उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए कि किसे माना जाए किसे ना माना जाए, तो केंद्र सरकार वाले कानून को मान्यता होगी। यहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट को बड़ा बनाया है संविधान ने। फिर उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो आपको दिखेगा कौन सा प्रावधान कि राज्यसभा अगर अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दे तो राज्य सूची पर कानून बनाया जा सकता है। यह भी संसद को और सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रभावी करता है राज्य सरकारों पर। फिर उसके बाद आप जानते हैं राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद भी क्या है आपका? विवादास्पद भी है, और साथ ही साथ इस पोस्ट की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट पर एक क्या होता है? प्रभाव बना रहता है, क्योंकि राज्यपाल को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद की सलाह पे हर स्टेट में जिस तरह पूरे देश का राष्ट्रपति होता है, उसी तरह हर राज्य में राज्यपाल होते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। तो यह भी क्या है? राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। फिर उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो आपका एक पॉइंट और निकल के आएगा। इतना सब पॉइंट नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा हटा देते हैं। अब इसमें कुछ प्रावधान आपके निकल के आएंगे। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी विधेयक अगर पारित हुआ तो उसको राज्यपाल के पास जाना पड़ेगा ताकि राज्यपाल साइन करे तो कानून बने। तो अब यहां पर भी संविधान ने केंद्र को कुछ मुद्दों पर प्रभावी बनाया है। जैसे क्या? जैसे है कि आर्टिकल 200 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत कहा गया है कि भारत के विधानसभा जो होंगे उनमें जो विधेयक पारित होगा उस पर साइन करने से पहले अगर कुछ ऐसा विधेयक है जिस पर भारतीय संविधान पर गहरा प्रभाव पड़ता है, उच्च न्यायालय से संबंधित है, ऐसे कोई भी विधेयक हो तो राज्यपाल को अधिकार है कि उस विधेयक को राज्यपाल क्या करेगा? राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है कि राष्ट्रपति अपना मत बताएं कि हम इस पे साइन करें या ना करें। और राष्ट्रपति किसका मत बताएंगे? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह का बताएंगे। तो इस पर भी केंद्र सरकार को क्या किया गया? प्रभावी बना दिया गया। फिर उसके बाद आपको प्रोविजन मिलेगा आर्टिकल 257 क्लॉज 1। इसमें कहा गया है कि राज्य विधानसभा अपनी कार्यपालिका इस प्रकार से चलाएगी कि केंद्र सरकार की कार्यपालिका पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। ठीक है, इतना पॉइंट आपने नोट कर लिया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हो गया? फिर उसके बाद एक प्रोविजन और आता है आपका। कौन सा प्रोविजन भैया? वह प्रोविजन है कि 2
या 2 से अधिक राज्य मिलकर के अगर केंद्र सरकार से सिफारिश कर दे तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। तो यह सभी प्रावधान मिलकर के हमें बताते हैं कि भारत का संविधान एकात्मकता की ओर झुका हुआ संविधान है। अब इसमें आपको अगर निष्कर्ष लिखना है तो कौन से पॉइंट डालने होंगे? निष्कर्ष लिखने के लिए आपको पॉइंट डालना होगा कि आप जानते हैं 1947 में 565 रजवाड़ों को जोड़ करके एक देश बनाया गया और फिर से अगर राज्य सरकार को ज्यादा शक्तियां दी जाती तो राज्य सरकार अलग होने का बहाना ढूंढती और अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश कहता कि आज मेरा मन नहीं लग रहा है भारत में और मैं जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता हूं, तो अब मैं नेपाल के साथ मिल रहा हूं। इसलिए भारत के संविधान बनाने वालों को इसका आइडिया था और उन लोगों ने एक सशक्त केंद्र का प्रावधान किया ताकि राज्यों को एक माला में पिरो कर रखा जा सके। इस वजह से भारत का संविधान एकात्मकता की ओर झुका हुआ है, लेकिन इसके बावजूद शक्तियों का बंटवारा किया गया है ताकि सही तरीके से सरकार चल सके और शक्तियों का केंद्रीकरण ना हो जिससे तानाशाही आए। और सभी शक्तियों का स्रोत चूंकि जनता और संविधान है, इस वजह से अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होता भी है शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत में तो फिर न्यायपालिका उसको परिभाषित करती है और परिभाषित करती आई है। राज्य सरकार अपनी जगह कानून बनाए और केंद्र सरकार अपनी जगह, लेकिन फाइनली केंद्र सरकार के कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस तरह यह पूरा प्रश्न सॉल्व होगा और एक शानदार अप्रोच आपको मेंस आंसर राइटिंग का यहां मिलेगा। तो कैसा लगा यह प्रश्न और कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा कि आप भी करने वाले हैं। अगले क्वेश्चंस का और अगले वीडियो का इंतजार जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।